इस कहानी में दिखाए गए सभी पात्र, परिस्थितियां और घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका वास्तविक जीवन, वास्तविक व्यक्तियों या वास्तविक स्थानों से कोई संबंध नहीं है। यदि कहानी का कोई हिस्सा किसी असली व्यक्ति या घटना से मिलता जुलता प्रतीत हो, तो वह केवल एक संयोग माना जाएगा। यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लेखक को जरूर रिव्यू दें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यह कहानी कल्पना ठाकुर की है। एक बहुत ही अच्छी कहानी है। चैप्टर 1, आरव खुराना का ईगो हर्ट। मुंबई शहर में रेलवे स्टेशन में एक ट्रेन रेलवे स्टेशन पर आकर रुक जाती है, जिसमें से एक 20 साल की लड़की, जिसने शादी का जोड़ा पहना हुआ था और जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी, बाहर निकलती है। मुंबई की हवा को महसूस करते हुए वह लड़की बोलती है, बानी, अब तू आज़ाद हो गई है। तू फाइनली अपने सपनों के शहर पहुंच गई है, जहां तू और तेरा अमीर बनने का सपना है। अब तेरी सौतेली माँ नहीं है, जो तेरी शादी जबरदस्ती किसी के साथ करा रही थी। अच्छा किया जो शादी से भाग कर आ गई। यह है बानी, देखने में बहुत खूबसूरत और चुलबुली, लेकिन उसका सपना है अमीर बनने का। और इसी सपने को पूरा करने के लिए बानी आई है मुंबई में। और वह भी अपनी शादी से भागकर, क्योंकि उसकी सौतेली माँ उसकी शादी जबरदस्ती करा रही थी, और वह भी पैसे की वजह से। यह शादी नहीं थी, बस एक सौदा था, यह बानी जानती थी। उसकी सौतेली माँ को उससे कोई प्यार नहीं था, भले ही उनका कोई बच्चा नहीं था, फिर भी वह बानी से प्यार नहीं करती थी, बस दिखावा करती थी। बानी रेलवे स्टेशन के बाहर आकर फोन पर अपनी दोस्त निधि को कॉल करती है, जो यहाँ मुंबई में रहती थी और उसे पिक करने आने वाली थी। बानी अब निधि के साथ ही रहने वाली थी। निधि, थैंक गॉड तूने कॉल पिक कर लिया। मैं तो डर गई थी कि कहीं तू मुझे इस शहर में अकेला न छोड़ दे। कहाँ है यार, मैं वेट कर रही हूँ। एक तो यहाँ पर इतनी गर्मी है कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। बानी ने फोन पर अपनी दोस्त निधि से कहा। निधि ने जवाब दिया, सॉरी बानी, मैं तुझे लेने नहीं आ सकती हूँ। तू ऐसा करना, टैक्सी लेकर मेरे अपार्टमेंट पहुँच जा। मैं तुझे एड्रेस भेज देती हूँ। प्लीज, मैं अभी ऑफिस में हूँ। आज मेरा बॉस आने वाला है, तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मैं एड्रेस भेज रही हूँ, तो चली जाना। हाँ, यह कहकर निधि ने जल्दी से कॉल काट दिया। बानी जैसे ही कॉल कटती है, उसे निधि का मैसेज आता है, जिसमें उसके अपार्टमेंट का एड्रेस था। यह देखकर बानी गहरी सांस लेती है और फिर अपने सर पर जो उसने अभी तक पल्लू लिया हुआ था, उसे सही करते हुए बोलती है, मैं दुनिया की ऐसी दुल्हन हूँ, जिसे कोई भी नहीं ले जा सकता है। कुछ देर बाद बानी एक टैक्सी का वेट कर रही थी, लेकिन उसे टैक्सी नहीं मिल रही थी, इसलिए वह चलते हुए रेलवे स्टेशन से बहुत आगे आ गई थी। तभी बानी थक जाती है और उसे गर्मी भी लग रही थी, इसलिए वह रास्ते के किनारे एक लग्जरी कार के पास आकर खड़ी हो जाती है और फिर सहारे के लिए कार पर हाथ रख देती है। तभी अचानक से कार का मिरर डाउन होता है। यह देखकर बानी शॉक्ड हो जाती है और फिर स्माइल करने लगती है, लेकिन यह स्माइल ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि कार में बैठा हुआ व्यक्ति, जिसकी उम्र 29 साल है और जिसकी आंखों का रंग नीला और चेहरा गोरा है, उसे घूरकर बुरी तरह से देखता है और रूड वॉइस में बोलता है, हाउ डेयर यू टच माई कार। तुम जानती नहीं हो क्या कि ये कार मेरी है और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मेरी कार को मेरी परमिशन के बिना हाथ लगाए। हेलो नीली आंखों वाले एलियन, मैंने थोड़ा सा हाथ ही रखा था, न कि तुम्हारी कार को चुरा कर ले जा रही थी जो तुम छोटी सी बात पर भड़क गए। पता नहीं कैसे कैसे इंसान से ज्यादा बदतमीज एलियन भरे हुए हैं
यहाँ पर बानी ने गुस्से में उस शख्स को देखकर कहा। अब उस शख्स की नीली आंखें गुस्से में लाल हो गईं और वह कार से बाहर आकर गुस्से में दांत पीसते हुए बानी से बोला, तुम जैसे दो कौड़ी के इंसान मुझे बदतमीज बोल रही हो, जिसकी औकात मेरे सामने एक कौड़ी की भी नहीं है, नहीं मेरे सामने खड़े होने की। तो औकात में रहो अपनी। मुझे अच्छे से पता है तुम जैसी लड़कियां यहाँ पर इस वक्त सड़क पर दुल्हन बनकर क्यों खड़ी होती हैं। लगता है अब तुम्हें रात कम पड़ती है जो तुमने दिन में भी अपना धंधा शुरू कर दिया। उस इंसान ने बानी के पहनावे को देखकर कहा, जो लाल रंग के दुल्हन के लिबास में खूबसूरत लग रही थी, पर उसकी खूबसूरती में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। उस इंसान की बात सुनकर बानी को इतना गुस्सा आता है कि वह उसके गाल पर जोर से थप्पड़ जड़ देती है और उसे गुस्से में कहती है, तुम्हें मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारी बातों से इतना तो समझ आ गया कि तुम्हारे अंदर किसी भी औरत के लिए इज्जत नहीं है और न ही तुम जैसा आदमी कर सकता है, और मुझे तुम जैसे आदमी से सख्त नफरत है। आज के बाद कभी मेरे सामने मत आना। और यह कहकर बानी जा रही थी कि तभी उसे वहीं एक लोहे की रॉड दिखाई देती है। गुस्से में वह उसे उठा लेती है और उस इंसान को देखकर उसकी कार के फ्रंट मिरर पर मारकर उसे बुरी तरह से तोड़ देती है। मिरर टूटने की आवाज के साथ उसके टुकड़े भी हो जाते हैं। फिर वह वहां से चली जाती है, जिसे बस गुस्से में वो नीली आंखों वाला इंसान देख रहा था और दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हारी सारी हेकड़ी मैंने नहीं निकाली तो मेरा नाम भी आरव खुराना नहीं। तुमने मुझ पर हाथ उठाकर मेरे ईगो को हर्ट किया है। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मिस लहंगा चोली, ये है आरव खुराना, जो देखने में किसी हॉलीवुड फिल्म के हीरो लगते हैं, जो बिजनेस की दुनिया के बादशाह हैं, जिन्हें अपने काम और सबसे ज्यादा अपने ऊपर बड़ा घमंड है। साथ ही गुस्सा तो किसी आग की ज्वाला की तरह 24 घंटे बना रहता है। और जहां लड़कियां इन पर मरती हैं और दीवानी हैं, वहीं इन्हें लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इन्हें दुनिया की जितनी भी औरतें हैं उनसे नफरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कोई इनके ईगो को हर्ट करता है तो ये उसकी जिंदगी जहन्नुम बना देते हैं। तो अब ये बानी के साथ क्या करेंगे? चैप्टर 2, सिर्फ लास्ट ऑप्शन कार ड्राइवर की जॉब। 2 हफ्ते बाद क्लब में आरव गुस्से में एक क्लब में बैठा हुआ था और अभी तक उसका गुस्सा बानी के लिए कम नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि उसे बानी को सबक सिखाना था लेकिन बानी उसे मिल नहीं रही थी। उस दिन से आज 2 हफ्ते हो चुके थे, लेकिन बानी कौन है और कहाँ है उसके लिए उसे ढूंढ पाना पहली बार मुश्किल हो रहा था। इस वक्त वो भले ही क्लब में था लेकिन सबसे वीआईपी जगह पर बैठा हुआ था, जहां से उसे सब नजर आ रहे थे, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की जरूरत नहीं कर सकता था। आरव गुस्से में कंटिन्यू ड्रिंक पर ड्रिंक कर रहा था और गुस्से में खुद से कहता है, तुम लहंगा चोली, जहां कहीं भी मुझसे छुप कर बैठी हुई हो, तुम्हें बाहर निकल कर आना ही होगा, क्योंकि जब तक मैं तुमसे उस थप्पड़ का बदला नहीं लूंगा मेरा गुस्सा शांत नहीं हो सकता है। ड्रिंक पीते हुए आरव को हल्का सा नशा हो रहा था और वो अभी भी ड्रिंक कर रहा था कि तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो क्लब के बीच में सभी लोगों के साथ उछल उछल कर खुश होते हुए डांस कर रही थी। उसे देखकर आरव की आंखें छोटी छोटी हो जाती है, क्योंकि वो लड़की बानी ही थी जिसे नशे में उन्हें के बावजूद भी आरव ने पहचान लिया था। आरव गुस्से में अपनी जगह से उठकर बानी के पास जाने लगता है और वहीं इधर बानी डांस में पूरी मग्न। आरव बानी के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और वहीं बानी अपने में मग्न थी, लेकिन जैसे ही आरव ने उसका हाथ पकड़ा बानी आरव को देखकर डर गई और डर से उसकी चीख निकल पड़ी। बानी इतनी जोर से चीखी थी कि क्लब में बज रहे लाउड म्यूजिक की आवाज कम और बानी को आवाज ज्यादा थी,
जिससे क्लब में खड़ा हुआ हर एक शख्स ने अपने कान बंद कर दिए थे और आरव ने भी बानी का हाथ छोड़कर अपने कानों पर हाथ रख दिए थे और अपनी आंखें बंद कर दी थी उसकी चीख सुनकर। और वहीं बानी ने जैसे देखा कि आरव ने उसका हाथ छोड़ा, वो वहां से इतनी जल्दी से भाग गई कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। और वहीं आरव ने जैसे ही अब फील करता है कि अब कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है और वो अपने हाथ को कानों से हटा देता है और आंखें खोल कर देखता है तो उसकी नीली आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी। बानी को न देखकर अगली सुबह निधि और बानी का अपार्टमेंट में। अरे यार, मैं तो बुरी तरह से फंस गई हूँ। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं खुद उस नीली आंखों वाले एलियन के पास गई थी। चलो गई मैं ही थी, लेकिन मैंने उसे थप्पड़ क्यों मारा? खुद ही अपने आप की बलि चढ़ा दी। क्या करूं निधि? वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। बानी ने निधि से कहा, जो बानी को दोस्त थी और 2 हफ्ते से बानी निधि के साथ रह रही थी। और वही अब बानी की बात सुनकर निधि उसका मजाक बनाकर बोलती है, कल क्लब गई थी, उसने तुझे ढूंढ भी लिया। वो तो अच्छा हुआ तू बच गई, वरना वो तेरा नीली आंखें वाला एलियन तेरे साथ क्या करता। वही ये सुनकर बानी ने बेहद चिढ़ते हुए निधि से कहा, वो मेरा कोई नीली आंखें वाला एलियन नहीं है, बस एक राक्षस है जो गलती से इंसानों को दुनिया में आ गया। अच्छा ये बता, तूने अपने लिए कोई जॉब ढूंढी या नहीं? निधि ने कहा, देख अगर तू चाहती है कि मैं तेरी घर में निकल जाऊं तो मैं अभी अपना बोरिया बिस्तर लेकर चली जाती हूँ, लेकिन अपनी सौतेली माँ के पास कभी भी अपने नहीं जाऊंगी। वहीं उसे रोते हुए देखकर निधि को अच्छा नहीं लगता है और वो उसे हक करते हुए बोली, सॉरी पर मैंने ये तो नहीं कहा कि तू यहाँ से चली जा। मैं तो बस तेरे फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ कि लाइफ में आगे अकेले खुद कैसे सरवाइव करेगी, तुझे सेल्फ डिपेंडेंट तो बनना होगा ना। हाँ मैं जानती हूँ तू क्या कहना चाह रही है, लेकिन यार मैं इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ कि तेरी तरह बड़ी सी कंपनी में जॉब कर सकूँ। अब तू ही बता, 10th पास के लिए कोई अच्छी जॉब मुझे सकती है क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बानी ने निधि से कहा। बानी सिर्फ 10वीं पास थी और वो मुश्किल से पढ़ पाई थी क्योंकि बानी की सौतेली माँ उसे ज्यादा पढ़ना नहीं चाहती थी। वो तो निधि बानी की बचपन से अच्छी दोस्त थी, जिस वजह से बानी मुंबई आ सकी। बानी की बात सुनकर निधि कुछ सोचकर बोली, मेरा एक दोस्त है कबीर, शायद भी वो तेरे लिए एक अच्छी सी जॉब ढूंढ ले, क्योंकि कबीर इसी प्रोफेशनल में काम करता है। मतलब उसकी जॉब एजेंसी है, उसके लिए जॉब दिलाना बड़ी बात नहीं है। अच्छा और वो कैसे? बानी ने पूछा। कुछ देर बाद एक हैंडसम सा लड़का इस वक्त बानी और निधि के सामने बैठा हुआ था, जिसे देखकर बानी स्माइल कर रही थी और उस पर थोड़ी भी लाइन मार पाती तभी निधि ने उसके सर पे मार कर कहा, बानी कबीर की पहले से एक गर्लफ्रेंड है, तो लाइन मारने की सोचना भी मत समझी, क्योंकि कबीर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बहुत ही लॉयल है समझी। बानी को हैंडसम लड़के बहुत ज्यादा पसंद आते थे, जिस वजह से वो उन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश करती थी, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि वो जिस लड़के पर ट्राई मारने की कोशिश भी करती थी, वो या तो गुस्सेल और उस पर कोई इंटरेस्ट लेते ही नहीं थे और कोई पहले से ही कमिटेड होते थे। जैसे वो पहले आरव को देख हो रही थी कि आरव ने उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया था, उल्टा उसकी इंसल्ट करी थी, वो अलग। और अभी उसे कबीर पसंद आ रहा था और वो उस पर चांस मार पाती कि तभी निधि ने उसका दिल बनते हुए शीशे की तरह तोड़ दिया। निधि की बात सुनकर बानी मुंह बना लेती है। बेचारी के अरमान तो तोड़ गई थी और ऊपर से इतने हैंडसम लड़के के सामने उसकी बेइज्जती कर रही थी। और वही कबीर को हंसी आ रही थी, इसलिए वो उन दोनों को देखकर बोलता है, अच्छा अब ये बताओ बानी, यही नाम है तुम्हारा?
आज पहली बार अपना नाम खुद को इतना अच्छा लग रहा है। कबीर के मुंह से अपना नाम सुनकर बानी ने अपने आप से मन में कहा। लेकिन फिर सैड हो गई थी क्योंकि कबीर की पहले ही गर्लफ्रेंड थी। वहीं अब कबीर बानी को जॉब बता रहा था जिसे बानी रिजेक्ट कर रही थी क्योंकि सारी कुछ ऐसी थी जिसमें बानी कंफर्टेबल नहीं थी, जिससे कबीर और निधि भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन तभी कबीर कुछ सोच कर बोलता है, देखो निमृत, ये एक सिर्फ लास्ट ऑप्शन वाली जॉब है, क्या तुम इसे कर सकती हो? ज्यादा कुछ नहीं है, बस कार ड्राइवर जॉब की है। तुम्हें कार ड्राइव करनी आती है ना? वहीं बानी हैरानी से कबीर को देखकर बोली, सिर्फ लास्ट ऑप्शन कार ड्राइवर की जॉब? CH3 लड़कियों से नफरत। वाओ, ये तो मेरे लिए बेस्ट जॉब है। मुझे तो ड्राइव करना बहुत अच्छे से आता है क्योंकि जब मेरे पापा थे तो उन्होंने ही उन्हें गाड़ी चलाना सिखाया था। पर अब ये कहते हुए बानी थोड़ी सी सैड हो गई थी क्योंकि बानी के पापा उसे बहुत प्यार करते थे। तब तो उसकी सौतेली माँ भी उसके साथ अच्छे से रहती थी। तब बानी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस प्यार और खुशियाँ ही थी। लेकिन जैसे ही उसके पापा की डेथ और उनके जाने के बाद बानी की लाइफ बहुत ज्यादा बदल गई। सब प्यार और खुशियां छीन गई, फैमिली टूट गई। सौतली माँ ने भी अपना असली चेहरा दिखा दिया था और उसका स्कूल जाना बंद करवा दिया, जिससे बानी अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन बानी अपने पापा की कार को उनके जाने के बाद चलाती थी, जिससे उसे इस बात की खुशी होती थी कि भले ही उसके पापा उसके पास नहीं है, लेकिन उनकी कार और उनकी सीख उसके पास है। वहीं बानी को सैड देखकर कबीर और निधि एक दूसरे को देखने लगे। तभी निधि ने बानी को खुश करते हुए कहा, चल, मतलब तुझे ड्राइवर की जॉब अपने लिए मिल गई है, अब तो खुश हो जा। कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, देख जब तेरी फर्स्ट सैलरी आएगी तू सिर्फ मुझे पार्टी देंगी। वही ये सुन बानी हंसती हुई बोली, पक्का। और फिर कबीर को देखकर कहती है, अच्छा कबीर, मैं कब से अपनी जॉब ज्वाइन कर सकती हूँ? वहीं निधि को एक कॉल आता है जिसे वो अटेंड करने के लिए वहां से चली जाती है। वहीं कबीर थोड़ा सा परेशान होकर निमृत से कहता है, बानी वो एक्चुअली क्या है ना, ड्राइवर की जॉब तो है और वो सिर्फ एक ही है, मुझे नहीं लगता है कि तुम कर भी पाऊंगी। ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने अभी कहा ना, मुझे अच्छे से ड्राइव करना आता है, तुम मुझ पर विश्वास करो, बानी ने उसे कहा। कबीर ने तभी उसे बिना झिझक से कहा, ये जॉब बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, पता है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आरव खुराना की। वो बहुत ज्यादा अक्कड़ू, घमंडी और गुस्सेल के साथ खतरनाक है, जिसे अपनी पावर पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। उसका गुस्सा इतना होता है कि उसके गुस्से और डर से उसके ड्राइवर खुद ही जॉब छोड़ देते हैं, चाहे वो उन्हें सैलरी 50,000 से ज्यादा क्यों न दे। मेरे पास हमेशा उसके लिए ड्राइवर की पोस्ट खाली हो जाती है और आज भी हुई है क्योंकि आज सुबह ही उसके ड्राइवर ने जॉब छोड़ दी है। ओह, तो ऐसा है क्या? वो सच में घमंडी है और गुस्सेल, बानी ने कुछ सोचते हुए कहा। और बानी उसे तपाक से बोली, कोई बात नहीं, मैं फिर भी तैयार हूँ। तुम ये बताओ मेरी पगार कितनी होंगी? तुम श्योर हो कि तुम ये जॉब करना चाहती हो? कबीर ने कन्फर्म करते हुए पूछा। बानी जल्दी से सर हिलाकर हाँ मैं जवाब दिया। तभी कबीर ने उसे देखकर कहा, जॉब तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन एक और प्रॉब्लम है। देखो तुम बहुत लंबा खींच रहे हो, उस अक्कड़ू बॉस को जो भी प्रॉब्लम है, मैं फिर भी ये जॉब करूंगी, और तुम एक बार जल्दी से बताओ आखिर अब कौन सी प्रॉब्लम है? तभी ये सुनकर कबीर ने उसे कहा, उसे लड़कियों से नफरत है। उसे अपने लड़कियों के आस-पास होने से गुस्सा आता है। पता है उसके घर में भी कोई औरत नहीं है,
और न ही वो कोई फीमेल सर्वेंट को रखता है और उसे अपने लिए ड्राइवर कोई लड़की नहीं लड़का चाहिए, तो तुम कैसे ये जॉब कर पाओगी? देखो मैंने तुम्हें और भी ऑप्शन दिए हैं, तो तुम उनमें से कोई जॉब ले लो, तुम्हें बिना परेशानी के साथ करनी पड़ेगी। वैसे भी आरव खुराना को ड्राइवर की जॉब बहुत ही टॉर्चरिंग है। वहीं बानी कबीर की बात सुनकर खुद भी परेशान हो रही थी कि अब वह कैसे ये जॉब करेगी। जो जॉब उसे ठीक लगी उसमें इतना झंझट भरा हुआ है। लेकिन तभी अपना दिमाग की बत्ती जलाकर कहती है, तुम उसकी अब कोई फिक्र मत करो, और हाँ, मुझे जाते हुए बता देना कि मुझे कहाँ जाना। और जो डिटेल्स मैं तुम्हें बताऊंगी बस तुम वही डिटेल्स देना। अब कल मिलते हैं। कल मेरी जॉन का पहला दिन है, तो मुझे कल लेट बिल्कुल भी नहीं होना है। थैंक यू आर गुड नाइट। और ये कहकर उठकर अंगड़ाई लेते हुए नींद जमाई के साथ अपने रूम में घुस गई थी, जिसे जाते हुए देखकर कबीर ने कहा, पता नहीं अब ये लड़की क्या सोच रही है। मैंने उसे मेन प्रॉब्लम बताई फिर भी यही जॉब करना चाहती है। पता नहीं कल अगर ये लड़की आरव खुराना के सामने चली गई तो वो इसे बाद में, लेकिन पहले गोली जरूर मार देगा। कि मुझे अच्छे से पता है कि उसे लड़कियों से कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है। फिर भी मैंने एक लड़की को उसके कार ड्राइवर के लिए हायर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ रूम में बानी अपने बैग में बहुत देर से कुछ ढूंढ रही थी और ढूंढते हुए कहती है, अरे कहाँ गई? मैंने उसे यहाँ पर ही रखा था ना। इतना कहते हुए बानी के हाथ से एक पैकेट लगता है, जिससे बानी की आंखें में चमक आ गई। चैप्टर 4, बानी का सामना आरव से। नेक्स्ट मॉर्निंग कबीर फोन पर किसी से बात कर रहा था। तभी एक लड़का उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और उसे देखकर स्माइल करने लगता है, जिसे देखकर कबीर उस लड़के को इग्नोर करता है और दूसरी तरफ पलट जाता है। लेकिन तभी वो लड़का फिर से आकर कबीर के सामने खड़ा हो जाता है और अब वो उसे देखकर अपनी आईज ही ब्लिंक कर देता है, जिसे देखकर कबीर की आंखें में बड़ी हो जाती है। जैसे वो लड़का उसे देख रहा था और उसे ही फॉलो कर रहा था, जिससे कबीर को वो लड़का कोई गै लगता है, जो लड़कों पर ट्राई मारने के लिए ऐसे उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। कबीर जल्दी से फोन काट देता है और थोड़ा उस लड़के से दूर होकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, देखो मिस्टर, मुझे पता है मैं हैंडसम हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी तरह कोई शौक नहीं है। मैं एक लड़का हूँ और मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, तो तुम प्लीज मुझसे दूर रहो। वहीं वो लड़का अब कबीर को देखकर जोर जोर से हंसने लगा, जिसकी हंसने की आवाज किसी लड़की की तरह सुनाई दे रही थी, क्योंकि ये कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की बानी ही थी, जो इस वक्त कबीर के सामने लड़का बनकर खड़ी होती। ब्लैक खुली जीन्स और लूज टी शर्ट और शॉर्ट हेयर और कानों में सिर्फ एक छोटी सी बाली पहनकर निमृत एक लड़के की तरह हैंडसम नहीं बट बहुत क्यूट सा लड़का लग रही थी, जो थोड़ा नाजुक और कमजोर था। कबीर अब बानी को पहचान जाता है और उसे देखकर हंसते हुए बोलता है, तुमने मुझे सच में डरा दिया। तो अब समझ में आया, तो तुम ये जॉब अपने इस गेट अप पर करोगी अगर तुम पकड़ी गई तो। ओहो! कबीर तब की तब सोचेंगे, मुझे इस वक्त जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं ये जॉब किसी भी रिस्क के साथ कर सकती हूँ। कितनी अच्छी सैलरी मिल रही है। और हाँ, अगर तुम्हें मेरे लिए डर लग रहा है तो डरो मत, क्योंकि बानी कभी भी पकड़ी नहीं गई है, क्योंकि मैं बहुत बार अपने गांव में लड़का बनकर घूमती थी। मुझे आज तक मेरी सौतेली माँ नहीं पहचान पाई। बानी ने कबीर को कहा, अच्छा ठीक है, ये लो एड्रेस। 10 बजे से पहले पहुंचा जाना। आरव खुराना को लेट करने वाले इंसान पसंद नहीं है, तो जाओ। कबीर ने एक कार्ड बानी को देते हुए कहा, जिसे लेकर बानी जा रही थी कि तभी कबीर बानी को रोक कर बोलता है, 1 सेकंड।
तुम उन्हें अपना नाम क्या बताने वाली हो मुझे भी बता दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी डिटेल्स होने देनी होगी ताकि उन्हें शक न हो। वहीं कबीर को बात सुनकर बानी कुछ सोच कर कहती है, बनी जोशी बता देना, क्योंकि मेरा निक नेम बनी है, जो मेरे इस नाम को यहाँ पर मेरे इल्वा कोई भी नहीं जानता है। वहीं अब बानी वहां से निकलकर एक बहुत बड़े और महक से ज्यादा खूबसूरत खुराना मेंशन के बाहर खड़ी हुई थी, जिसे देखकर एक बार के लिए बानी की आंखें बाहर आ गई थी इतने बड़े खुराना मेंशन को देखकर। लेकिन फिर जल्दी से सेंस में आती है और अपने पक्के इरादे के साथ बोली, एक दिन मेरा घर भी इतना बड़ा होगा, मैं भी बड़े घर की मालकिन बन जाऊंगी। मेरे पास भी इतने पैसे होंगे कि मैं अपनी सौतेली बेटी को बताऊंगी कि उसकी क्या औकात है। खुराना मेंशन को देखकर अब बानी गेट से अंदर आ जाती है, जहां पर उसे पहले दो गार्ड रोक देते हैं, जिन्हें देखकर निमृत उन्हें बताती है कि उसे यहां पर जॉब एजेंसी की तरफ से कार ड्राइवर की जॉब के लिए भेजा गया है और किसी माधव ने उन्हें हायर लिया है। वहीं उसकी बात सुनकर गार्ड्स निमृत को अंदर आने देते हैं और फिर किसी को कॉल करके बानी के बारे में बता देते हैं। वही अब एक लड़का जिसकी उम्र 26 साल की होंगी, जिसने सिंपल सा वाइट कलर 3 सूट पहना हुआ था और देखने में हैंडसम लग रहा था, वो लड़का बानी के पास आकर कहता है, क्या तुम वही बनी जोशी हो जिसे कबीर जॉन एजेंसी ने भेजा है? निमृत जल्दी से हाँ मैं सर हिला देती है, जिससे वो लड़का बोलता है, मेरा नाम माधव अवस्थी है, मैं आरव खुराना का असिस्टेंट हूँ। मैं तुम सिर्फ मेरे बॉस आरव खुराना के कर ड्राइवर की जॉब करोगे, सैलरी 25,000 होंगी, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अब तुम ये जॉब बिना परमिशन और बिना रीज़न के नहीं छोड़ सकते हो। वही सैलरी 25,000 सुनकर बिना किसी झिझक के निमृत मान जाती है और लड़के की तरह थोड़ी भारी सी आवाज निकालकर कहती है, यस बॉस। बॉस मैं नहीं हूँ, तुम्हारे बॉस सिर्फ आरव खुराना है, तो तुम मुझे नहीं उन्हें बॉस कहो। डू यू अंडरस्टैंड? माधव ने उसे कहा, जिससे अब उसे बोली, ओके सर। जाओ अपनी यूनिफॉर्म पहनाकर रेडी होकर कार निकलो, सर को ऑफिस जाना है। माधव ये कहकर वहां से निकल जाता है, जिससे बनी यानी कि निमृत एक गार्ड के साथ चली जाती है, जो थोड़ी ज्यादा उम्र का था, जिसका नाम विनोद कुमार था, जो बहुत अच्छा इंसान था। और वो गार्ड एक रूम में आकर उसके हाथ में एक यूनिफॉर्म देकर मुस्कराकर चला जाता है, जिसके जाने के बाद बानी ड्रेस देखती है, जो एक वाइट कलर की ड्राइवर यूनिफॉर्म थी। वहीं दूसरी तरफ आरव अपने बड़े से रूम में मिरर के सामने अपना कोट पहन लेता है और फिर अपनी वॉच कलेक्शन में से लग्जरी वॉचेस में से एक एक्सपेंसिव वॉच को पहनते हुए अभी अपने रूम में खड़े हुए माधव को कहता है, क्या उस लहंगा चोली के बारे में कुछ पता चला कि वह कहाँ रहती है? माधव बहुत ही शांत तरीके से उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, सॉरी बॉस, वो लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन अभी भी सारे आदमी उसे ढूंढ रहे हैं, वो जल्द ही आपके सामने होंगी। हम्मम, जितना हो सके उसे ढूंढो, मुझे वो मिस लहंगा चोली चाहिए। आरव ने बहुत एटीट्यूड के साथ माधव से कहा। तभी आरव फिर से माधव से बोला, तुमने उस न्यू ड्राइवर की सारी डिटेल एंड इन्फॉर्मेशन चेक करी है? कहीं वो कोई यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं करने वाला? माधव ने कहा, नो बॉस, वो लड़का ठीक है, मैंने सब कुछ वेरीफाई किया है, उसकी सारी डिटेल्स बिल्कुल ठीक है। उसका नाम बनी जोशी है और उसे 4-5 सालों का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है। फिर ठीक है, अब चलो। आरव ये कहकर रूम से बाहर आ जाता है और वहीं माधव उसके पीछे एक फाइल लेते हुए चल रहा था। वहीं अब बानी अपनी यूनिफॉर्म में पहनकर एक ब्लैक कलर की बहुत बड़ी कार के बाहर खड़ी हुई थी और इतनी बड़ी कार को देखकर कहती है, वाओ, यहाँ तो घर क्या कार भी बड़ी बड़ी है।
सच में पैसा तभी तो जरूरी है ताकि मैं भी अपने लिए इतना बड़ा घर आईटी इतनी बड़ी कार ले पाऊं। और ये कहकर खुश हो रही थी कि तभी उसके पीछे से आरव उसे कहता है, ड्राइवर, अगर तुम्हारा खुद से बात करना हो गया है तो कार निकालो, मुझे ऑफिस जाना है। तभी आरव घूर कर माधव को देखकर बोलता है, ये किस इडियट को ड्राइवर रखा हुआ है तुमने? वहीं आरव की आवाज सुनकर बानी चौंक जाती है क्योंकि उसने इतने ईगो भरी आवाज पहले अच्छे से सुनी हुई थी और वो डरते हुए पीछे मुड़ कर देखती है तो वो आरव को पहचान जाती है। और एक बार फिर से निमृत का सामना आरव से हो गया था, जहां निमृत आरव को देखकर डर रही थी कहीं आरव उसे भी पहचान न ले। चैप्टर 5। मुझे ये जॉब नहीं करनी है भगवान, ये तो वही नीली आंखों वाला एलियन है। बानी कहाँ फंस गई? अगर इसे पता चल गया न तेरे बारे में तो सच में तुझे जान से मार देगा। इसे तो मैं पहली बार देखकर ही समझ गई थी कि ये कितना ज्यादा अक्कड़ू और बदतमीज आदमी है, जिसे लड़कियों की रिस्पेक्ट करने नहीं आती है। ऐसे इंसान के साथ मैं काम नहीं कर सकती हूँ। बानी अपने मन ही मन में ये जॉब छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी कि तभी एकदम से आरव का असिस्टेंट माधव बानी के पास आकर ने उसे देखकर बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है सरकार की अंदर तुम्हारा वैट कर रहे हैं? चलो अब। ये कहकर माधव भी कार के अंदर पीछे आरव के साथ बैठ जाता है। और वहीं बानी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब कैसे यहाँ से अपनी जान छुटाए। लेकिन अभी अपने गेटअप पर श्योर थी कोई उसे पहचान नहीं सकता था और आरव ने तो उसे सही से देखा नहीं था, तो थोड़ा डर कम हो गया था क्योंकि कुछ पहले ही वो आरव से मिल चुकी थी और उसका बिहेवियर देखा था, तो कुछ कबीर से आरव के बारे में सुना था कि वह कैसा इंसान है। वहीं अब बानी कार में बैठ जाती है और कार ड्राइव करने लगती है और कार के मिरर में चुपके से आरव को देखने लगी, जो अभी लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था और माधव से बात कर रहा था किसी डील के बारे में। लेकिन तभी कुछ देर बाद आरव एकदम से बानी के बारे में जिक्र करता है। उस लहंगा चोली का क्या हुआ? लास्ट टाइम वो उस क्लब में थी, उसे तो मैं नहीं छोड़ने वाला। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई आरव खुराना पर हाथ उठाने की? माधव, उस लड़की को जल्द से जल्द ढूंढ कर मेरे पास लेकर मुझे उसकी औकात दिखानी। क्या ये मेरे बारे में बात कर रहा है? लहंगा चोली, इसने मेरा ये नाम रखा हुआ है। क्या ये मुझसे एक थप्पड़ का बदला लेना चाहता है? बानी, तेरी किस्मत ही सच में खराब है। कहाँ तू मौत के मुंह से भागकर यहाँ पर मुंबई में अपने सपने पूरा करने आई थी और यहाँ पर किस इंसान के साथ खुद ही फंस गई जो तुझे से बदला लेना चाहता है? हाय, क्या करूं? अब तो मुझे डर लग रहा है इस नीली आंखों वाले एलियन से। बानी ने अपने मन में कहा, जिसे आरव की बात समझ आ गया था कि आरव उसकी बात कर रहा है और उसे ही ढूंढने के लिए माधव से बोल रहा है, जो कि बानी कार ड्राइव करते हुए अपने कान खड़े करके उनकी बातें सुन रही थी। वहीं माधव ने आरव से कहा, बॉस, उस लड़की को हम ढूंढ रहे हैं। वो इस वक्त आपके शहर में है और ऐसे इतनी आसानी से नहीं बच सकती है। वही ये सुनकर आगे बानी, जो कार चला रही थी, उसकी हालत खराब हो रहा थी और कार में एसी ऑन होने से भी उसके चेहरे पर पसीना बह रहे था। वही आरव माधव से कहता है, हम सही बोल रहे हैं, कब तक वो ऐसे मुझसे बच सकती है? माधव, हमारे सारे आदमी शहर के कोने कोने में लगा दो और है एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन और सभी रोड पर तैनात कर दो, ताकि वो यहाँ से भाग न पाए। और अगर भागने को कोशिश करगी तो पकड़ी जाएगी। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ जो ये मुझे पकड़ने के लिए हर जगह अपने आदमी भेज रहा है। यार, इतना तो आज तक हमारी देश की पुलिस ने किसी आतंकवादी को पकड़ने के लिए इतने सिक्योरिटी नहीं रखी जितनी ये रख रहा है। इस बार बानी ने अपने मन में बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए कहा।
वहीं कुछ ही देर में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के बाहर बानी कार रोक देती है और वही अब आरव अब माधव के साथ उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है, जो कि आरव की कंपनी थी, जिसे बानी देखती है जो बहुत बड़ी थी और फिर खुद से कहती है, सच में भगवान हम गरीब लोग के साथ गलत कर रहे हैं, गरीब और गरीब बना रहा है और इन घमंडी लोगों को और अमीर। वहीं बानी अब कार को लेकर पार्किंग एरिया में खड़ी कर देती है और जल्दी से कबीर को फोन पर सब कुछ बता देती है कि वो ये जॉब नहीं कर सकती है और उसे अभी के अभी मिलने के लिए बुला लेती है। वही ये सब कबीर को जोर से झटका लगता है और वो जल्दी से बानी के पास पहुंच जाता है और वो बानी से बोलता, बानी क्या बोल रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही सारी कंडीशन बताई थी और तुमने उसे मानकर ही इस जॉब के लिए हाँ किया था। मैंने भी खुराना से डील कर ली थी, इनफैक्ट उन्होंने मुझे एडवांस भी दिया है। प्लीज कबीर, मैंने कहा ना, मैं ये जॉब नहीं कर सकती हूँ। वो आरव खुराना मुझे ढूंढकर मुझसे बदला लेना चाहता है। अरे अब तो मैं यूं शहर को छोड़कर भाग भी नहीं सकती हूँ। कबीर, मैंने तुम्हें बताया था न कि जिस दिन मैं मुंबई आई थी मैं एक इंसान से मिली थी और मैंने उस पर गुस्से में हाथ उठा दिया था। मुझे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह आदमी और कोई नहीं, आरव खुरान मेरा बॉस होगा जो मुझे ढूंढ रहा है। प्लीज कुछ करो, मुझे ये जॉब नहीं करनी है। चैप्टर 6, ऐसे उसे मत देख, तुझे उससे प्यार हो जाएगा। वहीं कबीर बानी की सारी बातें सुनकर परेशान हो जाता है, लेकिन उसे इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे बानी को समझाए। लेकिन तभी कुछ देर सोचकर कबीर बानी को कहता है, बानी लिसन टू मी। देखो, आई नो तुम्हें वो आरव खुराना पसंद नहीं है और वो तुमसे बदला लेना चाहता है और तुम्हें ढूंढ रहा है। पर यार वो बानी को ढूंढ रहा है, बनी को नहीं। तुम तो बनी हो ना। देखो, ऐसे ही तुम खुद को उस आरव खुराना से बचा सकती हो, क्योंकि अब तुम जानती हो कि आरव ने तुम्हें ढूंढने के लिए अपने आदमियों को हर जगह तैनात कर दिया है। पर सोचो, अगर तुम उसके साथ ही बनी बनकर रहूंगी तो वो कभी भी तुम तक नहीं पहुंच सकता है। जानता हूँ बहुत ज्यादा रिस्क है, लेकिन तुम तभी सेफ रह सकती हो। और तुम खुद ही सोचो, आरव ने तुम्हें बस लड़की के रूप में देखा है, पर तुम अब उसके सामने कोई लड़की नहीं हो। मेरा मतलब है, तुम उसके लिए उसके ड्राइवर हो। अरे यार, ड्राइवर का बॉस से कोई लेना देना ही नहीं होता है। वो तो तुम्हें देखेगा तक नहीं, बस तुम्हारे पीछे बैठा रहेगा और तुम उसके आगे बैठकर आराम से अपनी जॉब करेंगी। इससे जान तो बच पाएगी और तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। और देखो, अभी माहौल बहुत ज्यादा गर्म है और तुम यहाँ से कहीं भाग भी नहीं सकती हो। तो मेरी बात मानो और जैसा चल रहा है चलने दो। और रही बात आरव खुराना की, उसे तो तुम पर कभी भी शक नहीं होगा। बाकी तुम्हारी मर्जी है, मैं कुछ इससे आगे कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर तुम पकड़ी गई तो मेरा नंबर भी जरूर आएगा। वहीं कबीर ने सारी सिचुएशन को बानी के सामने रखा और उसे बताया, जिसे सुनकर बानी थोड़ी सी डरी हुई थी, लेकिन फिर मान गई थी, क्योंकि उसके पास कबीर की बात मानने के अलावा और कोई चारा भी कहाँ था। इसलिए कबीर की बात मानकर राजी हो गई थी ये नौकरी करने के लिए। लेकिन उसने कबीर से कहा था कि वो जल्द से जल्द उसे इस नौकरी से फ्री करे, क्योंकि उसे आरव खुराना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे आरव से डर कम पर नफरत ज्यादा थी। वहीं कबीर उसकी बात सुनकर वहां से चला जाता है, लेकिन उसे भी डर लग रहा था, क्योंकि वो दोनों आरव खुराना के साथ खेल खेलने की गलती कर रहे थे। और कबीर जानता था कि अगर वो दोनों पकड़े गए तो दोनों जिंदा नहीं बच सकते हैं। लेकिन कबीर अब क्या ही कर सकता था, क्योंकि वो खुद ही बानी के साथ फंस चुका था, उसे आरव का ड्राइवर बनाकर, जिसके लिए उसने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ आरव की कंपनी में आरव अपने केबिन में बैठा हुआ था और अभी उसके लैपटॉप पर बानी की क्लब में डांस करते हुए फोटो और वीडियो प्ले हो रही थी।
जिसे आरव प्यार से नहीं गुस्से में देख रहा था। बानी की एक फोटो को स्क्रीन पर पोज करके आरव गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, लहंगा चोली, तुम नहीं जानती हो तुम जितना मुझे से बच रही हो मैं तुम्हें उतनी ही बड़ी सजा दूंगा। तुम आग के साथ नहीं जमीन के अंदर गर्म लावे के साथ खेलने की कोशिश कर रही हो, जो जब तुम्हें देखकर बाहर आएगा न तो तुम बच नहीं पाऊंगी। और ये कहकर आरव बानी की फोटो को घूरने लगा था और वो भी बिना आइस ब्लिंक किए। वही एक हैंडसम सा लड़का जो आरव का दोस्त और बिजनेस पार्टनर था जिसका नाम वीर मित्तल था। वीर आरव के केबिन में आता है जिसकी खबर आरव को नहीं होती है, क्योंकि उसका ध्यान बानी की फोटो पर था जिसे वो गुस्से में घूर रहा था। वीर आरव को बानी की फोटो को ऐसे देखकर हंसते हुए उसके सामने बैठकर बोलता है, ऐसे उसे मत देख, तुझे उससे प्यार हो जाएगा। वहीं उसकी बात सुनकर आरव उसे घूर कर देखता है और वहीं वीर उसे छेड़ते हुए कहता है, यार पहली बार कमाल हो गया। जो इंसान अपने आसपास किसी लड़की को देखना पसंद नहीं करता था आज वो एक लड़की की फोटो को देखकर अपनी आइज ब्लिंक करना भूल गया है। क्या मेरे यार को उसकी लहंगा चोली से प्यार हो गया है, जो ये लड़की तेरे दिलो दिमाग में छा रही है। शट अप वीर, किसी लड़की की इतनी हैसियत नहीं है, और उस लहंगा चोली की तो बिल्कुल भी नहीं, जो मुझे कंट्रोल कर सके। यू नो दैट आई एम आरव खुर्राना, जिसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है बल्कि आरव खुराना सभी को कंट्रोल करना जानता है। आरव ने वीर से कहा जो अभी उसकी बात सुनकर उसे कहता है, देखते हैं मेरे दोस्त तू कब तक अपनी बात पर कायम रहता है, क्योंकि मुझे तो विश्वास है कि कोई तो ऐसा होगा जो तुझे और तेरे गुस्से को कंट्रोल कर सकता है। तू उसके सामने खुद को ही भूल जाएगा कि तू कौन है। तब तुझे अपने नाम की परवाह होगी, न रुतबे की और न ही तेरे ईगो की, समझा, जो तेरी लाइफ में आएगी। और ये कहकर वहां से मुस्कराकर निकल जाता है। जिसके जाने के बाद आरव खुद से कहता है, मैं किसी को अपनी लाइफ में आने का मौका तक नहीं दूंगा। रात के समय बानी कार ड्राइव कर रही थी। हालांकि ड्राइव करते हुए उसकी नज़र आरव पर जा रही थी, जिसे वो कार के फ्रंट मिरर से चुपके से देख रही थी, जो कि केन को अपने हाथों से लेकर ड्रिंक कर रहा था। जिसे देखकर बानी गुस्से में कहती है, इस नीली आंखों वाले एलियन को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, कैसे एक बाद लगातार ड्रिंक कर रहा है, और वो भी एक लड़की के सामने। ओह शीट, मैं इसके सामने कोई लड़की नहीं हूँ, मैं तो लड़का हूँ, तो ये ड्रिंक कर ही सकता है। बानी ने पहले नाराज लेकिन अब थोड़ा रिलैक्स होकर कहा। वहीं आरव के दिमाग में कुछ बातें चल रही थी जिससे वो काफी हर्ट हो रहा था, और ड्रिंक की वजह से उसे काफी नशा चढ़ गया था। तभी रास्ते में आरव की नज़र एक पार्क की तरफ जाती है, जिसे देखकर आरव बानी को कार रोकने के लिए कहता है और खुद कार से उतरकर नशे की हालत में पार्क के अंदर जाने लगता है जहां पर कोई भी नहीं था। फिलहाल ये पार्क एक किड पार्क था, जिसे देखकर बानी खुद से कहती है, इस बॉस को आधी रात में बच्चों वाले पार्क में जाने का क्या मन हो गया है। एक तो मुझे इतनी ज्यादा नींद आ रही है और इस खड़ूस बोस को यहाँ पर पार्क में जाना है। ओह बानी, सच में लाइफ में सबसे बड़ी गलती तूने इस इंसान से मिलने की करी है जो शनि और राहु केतु की तरह तुझ पर छाया हुआ है। सच में मेरी कुंडली में राहु केतु नहीं, ये बॉस ही बैठा हुआ है, बानी ने खुद से दुखी मन से कहा। लेकिन अब ऐसे ही कार में बैठकर बानी आरव का वेट कर रही थी, लेकिन आरव को काफी टाइम हो चुका था। वहीं बानी कार में बैठकर उसे नींद आ रही थी। बानी अपनी वॉच पर टाइम देखती है तो रात के 2 बज चुके थे। बानी अब खुद भी कार से बाहर आकर उसी पार्क में जाने लगती है आरव को लेने के लिए। वहीं बानी जैसे ही पार्क के अंदर आती है तो उसकी नज़र आरव पर जाती है, जो वही घनी घास के बीच लेटकर आसमान में टिमटिमाते हुए अनगिनत तारे को देख रहा था।
उसकी आंखें नम थी, जो किस वजह से थी वो बात आरव जानता था। बानी आरव के पास आकर अपनी आवाज को भारी करते हुए बोली, बॉस रात बहुत हो ज्यादा हो गई है, क्या आप घर नहीं जाना चाहते हैं? आरव बानी की बात सुनकर मुस्करा देता है और फिर एकदम से उसका हाथ खींच लेता है, जिससे बानी खुद को संभाल नहीं पाती है और सीधा आरव के सीने पर गिर जाती है। चैप्टर 7। एक माँ तो है शायद थी। बानी पूरी तरह से आरव की बाहों में गिर चुकी थी। वो तो शुक्र है, गिरने की वजह से उसके सर पे से बस उसकी कैप उतरी, उसकी विग नहीं, वरना उसके विग के अंदर लंबे बाल खूल जाते और यहीं पर बानी का भांडा फूट जाता और आरव उसे पकड़ लेता। बस किस्मत से बच गई थी, इसी का शुक्र मना रही थी। बानी अपनी टोपी को देख रही थी जो साइड में गिर गई थी। बानी आरव के सीने से जैसे ही उठने की कोशिश करती, तभी आरव उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बराबरी में घनी और ठंडी घास में लेटा देता है, जिसकी इस हरकत से बानी को गुस्सा आ रहा था। क्योंकि आरव नशे में चूर हो गया था, पता नहीं उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था। बानी आरव से कुछ कह पाती, तभी आरव की आवाज उसे सुनाई दी को उसे आसमान में टिमटिमाते हुए तारे की तरफ इशारा करते हुए देखकर नशे में बोलता है, तुम्हें पता है आसमान में इस वक्त कितने सारे तारे हैं जो सिर्फ मेरे हैं, है ना? इसका दिमाग खिसक गया है, ये क्या बकवास कर रहा है, पियक्कड़ कहीं का। अब इसके पास ये तारे ही बचे हुए थे जिसे इन पर भी अपना हक जताना था। बानी मन में बड़बड़ा रही थी कि तभी आरव अपने सवाल का जवाब देते हुए कहता है, यूं सारे तारे इसलिए मेरे हैं क्योंकि मैं इन्हें अपनी आंखें से देख सकता हूँ, इनके साथ अपने दिल की बात कर सकता हूँ। इसलिए मैं जिस तारे से बात करता हूँ वो मेरी फैमिली मेंबर बन जाता है, और आज तक पता नहीं मैंने कितने स्टार से बात करी है, तो सभी स्टार्स माय फैमिली। बॉस, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, देखिए रात कितनी ज्यादा हो गई है, बानी ने अपनी बनी वाली आवाज के साथ कहा। जिसे सुनकर आरव बानी को कहता है, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, मुझे अभी अपनी फैमिली में बात करनी है। बॉस, आपके घर में भी आपके फैमिली आपका वेट कर रही होंगी, बानी ने कहा। बानी की बात सुनकर आरव जोर जोर से हंसने लगा, जिसे सुनकर बानी हैरानी से आरव को देखने लगी। फिलहाल अभी बानी आरव के शोल्डर पर ही लेटी हुई थी। क्या मैंने कोई जोक मारा है या ये आरव खुराना पागल है, बानी ने अपने मन में कहा। बॉस, क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हो? बानी ने पूछा। क्या नाम है तुम्हारा? आरव ने बानी की बात को इग्नोर करके पूछा। बान। बनी। बनी नाम है बॉस, बानी ने बहुत झिझकते हुए जवाब दिया, क्योंकि गलती से उसके मुंह से बानी निकलते हुए बचा। बनी, मेरे अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हाँ, कहने के लिए एक माँ तो है, शायद थी, जो मुझे बचपन में मुझे बेसहारा छोड़कर किसी और के साथ चली गई और अपनी जिंदगी में खुश हैं, और उनकी एक हैप्पी फैमिली है। आरव ने अपने अतीत के कुछ राज नशे में बानी से कह दिए, जिसे जानकर बानी आरव को देखने लगी, जिसकी आंखों में दर्द था। आरव, जो भले ही बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन उसके कुछ अतीत के कुछ राज थे जिससे वो थोड़ा कमजोर हो जाता था। बचपन से आरव अपने मॉम डैड के साथ बहुत खुश था, लेकिन जब एक दिन उसके डैड का कार एक्सीडेंट हुआ जिससे उसके डैड ऑन द स्पॉट मर गए थे। आरव तब ये ही 8 से 9 साल का था और अपने डैड के जाने के बाद आरव थोड़ा टूट चुका था। आरव अपने डैड से बहुत प्यार करता था और उनके काफी क्लोज था। वहीं आरव को अपने डैड के जाने से बहुत हर्ट था कि तभी उसकी मॉम किरण खुराना, उन्होंने अपने पहले प्यार से शादी कर ली थी। आरव को अपनी मॉम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि उसकी मॉम ने उसके डैड की जगह किसी और को दे दी थी।
वहीं किरण जी ने फिर आरव को छोड़ दिया था और आरव को छोड़कर अपने दूसरे पति देव कपूर के साथ चली गई थी। वहीं अब आरव अब अकेला रह गया था और अब उसे अपनी मॉम से नफरत हो गई थी, क्योंकि अब वो ऐसा लगता था कि शायद उसकी मॉम की वजह से ही उसके डैड की मौत हुई है। अब आरव हर चीज के लिए बस अपनी मॉम किरण जी को ही जिम्मेदार मानता था और वक्त के साथ उसकी नफरत अपनी मॉम के लिए इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसे अपनी मॉम के साथ ही एक औरत से नफरत होने लगी, क्योंकि उसकी मॉम ने उसके डैड और आरव को चीट किया था। इसलिए अब उसे किसी भी औरत पर विश्वास नहीं था, क्योंकि अब उसे लगता था कि कोई भी औरत किसी आदमी के लिए ऑनेस्ट नहीं हो सकती है, एक न एक दिन उसे भी छोड़ कर जा सकती है, जैसे उसकी मॉम चली गई। इसलिए आरव को हर औरत से नफरत थी और वो कभी भी उन्हें अपने करीब नहीं आने देता था। धीरे धीरे अब आरव ने अपनी सारी बातें बानी को बता दिया था। वहीं बानी आरव की सारी बातें सुन रही थी और उसे खुद भी एहसास हुआ कि आरव जैसा दिखता है वैसा नहीं है। आरव नशे में जो मुंह में आ रहा था वो बक रहा था और बात करते हुए अब उसकी आंखें भारी हो रही थी। तभी वो बानी की तरफ देखता है जो उसके कंधे पर अपना सर रख सो गई है। बानी को सोते हुए देखकर आरव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और आरव अब बानी को देखते देखते सो जाता है। चैप्टर 8। अगली सुबह धूप की रोशनी के साथ कुछ लोगों की आवाज आरव के कानों में सुनाई देती है, जिससे डिस्टर्ब होकर आरव जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी उसके आसपास सर्कल बनाकर कुछ लोग खड़े हुए थे और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए उसे देखकर बात कर रहे थे। दिखने से तो अच्छे घर के लगता है, लेकिन ये इस तरह यहाँ पर ऐसे क्यों सोया हुआ है? कहीं ये कोई चोर तो नहीं हो? ये जैसे ही आरव ने सुना उसे गुस्सा आ गया था और वो गुस्से में उठकर कुछ बोल पाता, तभी एक और आदमी ने कहा, अरे ये सब छोड़ो, इसकी साथ उस दूसरे कमजोर लड़के को तो देखो, कितने आराम से सो रहा है। शायद ये इस लड़के का ड्राइवर होगा, लेकिन सोते हुए कितना प्यारा लग रहा है, एकदम छोटे बच्चे की तरह। देखो तो सही कैसे चिपक कर सो रहा है। और ये कहकर सभी लोग हंसने लगे। वहीं ये सुनकर आरव अपने बगल में देखता है जहां बानी बड़े आराम से उसके शोल्डर पर अपना सर और अपना एक पैर उसके पेट पर रखकर अभी भी सो रही थी। आरव को अब जाकर बानी की प्रेजेंट का एहसास हुआ। आरव को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था और न ही उसे कुछ याद था। रात में कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। आरव जल्दी से अपने हाथ से अपने पेट पर बानी के पैर को दूर करता है, लेकिन तभी बानी फिर से उसके ऊपर पैर रख देती है, जिसे देखकर आरव इस बार झटक कर बानी के पैर को अपने पेट से दूर कर देता है और अपने शोल्डर से हटा देता था, जिससे अब बानी की नींद खुल गई थी और वो अपने ऊपर ऐसे लोगों को घिरे देखकर हैरान हो जाती है। तभी उसके कान में आरव की रूड वॉइस और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, शक्ल क्या देख रहे हो, कार निकलो। यस बॉस, बानी ने बहुत जल्दी से कहा। तभी बानी अपनी टोपी को जमीन से उठाकर उन लोगों के सामने से निकल जाती है जिसे अभी भी वो लोग देख रहे थे। कुछ देर बाद बानी कार में ब्रेक लगाकर रोक देती है। तभी आरव बानी को बिना कुछ कहे कार से बाहर निकलकर अपने मेंशन में चला जाता है, जिसे के जाने के बाद बानी खुद से कहती है, रात को ये नीली आंखों वाला एलियन कितना मासूम और क्यूट सा लग रहा था और सुबह होते ही ये अपने असली रूप में आ गया। पता नहीं क्या खाता है और सोचता रहता है, अमीर नवाब बहुत ज्यादा घमंडी है। खैर छोड़ो, मुझे क्या ही लेना इससे। मेरे लिए अच्छा है कि मैं इस आरव खुराना से दूर ही रहूं, वरना फंस जाऊंगी। कुछ देर बाद बानी फ्रेश होकर बड़े मजे से अपने होठों को गोल करते हुए सिटी बजाकर एक कपड़े से कार को साफ कर रही थी। तभी आरव कार के पास आकर खड़ा हो जाता है।
जिससे जल्दी से बानी कपड़ा नीचे फेंक देती है और आरव से बनी की थोड़ी सी मोटी आवाज में बोलती है, यस बॉस। कार निकलो, मुझे एक एड्रेस पर जाना है। बानी आरव की बात सुनकर कार में बैठ जाती और वही आरव उसके पीछे बैठकर फोन पर बात कर रहा था, जिसे बानी कान लगाकर सुन रही थी। क्या कहना चाहते हो तुम? 2 दिन में वो लहंगा चोली शहर से गायब हो गई, पर कैसे? वो ऐसे कैसे गायब हो सकती है? मुझे लगता है कि वो यही है। वो बस जानबूझकर छुप कर बैठी हुई है। मेरे शहर से ऐसे मेरी इजाजत के नहीं जा सकती है। और अभी मैं वही जा रहा हूँ जहाँ उस लहंगा चोली ने अपने उसी लहंगे को सेल किया है। आई एम श्योर वहाँ से उसका एड्रेस मिल जाएगा। आरव ने फोन पर अपने असिस्टेंट माधव से कहा। वहीं ये सुनकर बानी गुस्से में और डरते हुए मन में बोलती हैं, ये आदमी तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इसने ये भी पता कर दिया कि मैंने अपना कुछ सामान कहाँ सेल किया है। अरे ये एक थप्पड़ मारा था और इसकी गाड़ी का शीशा तोड़ा दिया था। ये इतना क्यों सीरियस हो रहा है? ये इतना बड़ा आदमी है। इसे मुझे और उस छोटी मोटी बात को भूल जाना चाहिए। छोटी मोटी बात को अगर मैं भूलता रहूं और लोगों के अंदर आरव खुराना का डर कम हो जाएगा और वो फिर मुझसे उलझने की कोशिश करेगा और इससे मेरी इमेज और रिपुटेशन डाउन हो जाएगी, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आरव ने फोन पर ये बात कही थी, लेकिन जैसे ही ये बानी ने सुना तो सिटी पिटी गुल हो गई थी। क्या करूं? ऐसे तो ये मुझे भी ढूंढ लेगा। बानी कुछ सोच, अगर इसे मेरे बारे में पता चल गया न तो ये मुझे जिंदा मार देगा। चैप्टर 9। बच गई बानी। पिछले 1 घंटे से तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से कार स्टार्ट करो। आरव ने कार के बाहर आकर बहुत फ्रस्ट्रेटेड आवाज में बानी से कहा, जो बड़े आराम से कार के बोनट के खोलकर जानबूझकर कार को खराब कर रही थी। बानी ने आरव से बचने के लिए अपना दिमाग चलाया और कार को रोक आरव से कहा कि कार खराब हो गई है, और ये कहकर वो सही कार को खराब करने लगी ताकि आरव इस शॉप मॉल तक नहीं पहुंच सके जहां पर आरव को उसे पकड़ने के लिए कुछ सबूत मिलने वाले थे। वहीं आरव पिछले 1 घंटे से कार के अंदर परेशान बैठा हुआ था और अब बानी पर गुस्सा कर रहा था कि वो इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा रही है। आरव की बात सुनकर बानी बोनट को बंद करके आरव के पास आती है और उसे कहती है, बॉस कार खराब हो चुकी है, अब ये स्टार्ट नहीं हो सकती है। ये बात तुम मुझे पहले बता सकते थे, फिर क्यों कहा कि तुम खुद ठीक कर दोगे? सॉरी बॉस, बानी ने सर झुकाते हुए कहा। शट अप, दूसरी कार बुलाओ। वहीं ये सुनकर बानी परेशान हो रही थी कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज बीप हुआ, जिसे पढ़कर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गया और वो अंदर ही अंदर खुश होने लगी। कुछ देर बाद एक शॉप के बाहर बानी फोन पर खुश होते हुए कहती है, थैंक यू कबीर, थैंक गॉड, तुमने मुझे बचा लिया। अगर तुम टाइम से मेरे सामान को वापस नहीं ले जाकर आते तो मैं आज पकड़ी ही जाती। बानी, बहुत मुश्किल से मैंने तुम्हारे ये एक्सपेंसिव लहंगा चोली वापस लिया है, और वो भी एक्स्ट्रा पैसे देकर, और फिक्र मत करो, आरव को अब कुछ पता नहीं चलने वाला, क्योंकि मैंने उस मॉल में तुम्हारे नाम की रसीद को वापस ले लिया है। और किसी को अब कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने अब वहां पर दूसरी रसीद बनाई है, जिससे तुम पर शक नहीं होगा। बानी कबीर की बात सुनकर रिलैक्स हो रही थी, क्योंकि जैसे ही कार में बानी ने आरव की बात सुन ली थी तभी आरव की नज़र से बचकर जल्दी से कबीर को टेक्स्ट मैसेज कर दिया था और उसे सब कुछ बता दिया। वहीं कबीर ने सब कुछ हैंडल कर दिया था जब बानी ने कार खराब करने में बिजी थी। कबीर से बात करने के बाद बानी अपनी ड्राइवर वाली सीट पर बैठ अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ मोड़कर सीट पर सटका कर और उस पर अपना सर रख कर मजे से अपने होठ को गोल करते हुए गुनगुना रही थी। तभी आरव कार में बैठ जाता है, जिसे देखकर बानी सही से बैठ जाती है
और अपनी सर की टोपी को सही करते हुए बनी बनकर कहती है, सर आप अब कहाँ जाना चाहते हैं? ऑफिस, आरव ने जवाब दिया। वहीं अब आरव की बात सुनकर बानी ने कार स्टार्ट कर दी और कार चलाकर अपनी ड्राइविंग पर फोकस करने लगी क्योंकि अब उसे कोई टेंशन नहीं हो रही थी। वही कार में पीछे बैठा हुआ आरव बानी के बारे में सोचकर खुद से कहता है, पहली बार मुझे मुंह की खाने को मिल रही है। लहंगा चोली, तुम मेरे साथ नहीं आग के साथ खेल रही हो, और एक बार तुम इस आग की लपटे में आ गई ना तो जल जाऊंगी। छुपकर तुम मेरा गुस्सा और अपनी सजा को दर्दनाक बना रही हो। कहीं ऐसा न हो कि मेरा गुस्सा मैं तुम्हें मौत के करीब कर दे। आरव गुस्सा था और हाँ, उसे चीड़ भी हो रही थी क्योंकि उसे बानी के बारे में कुछ नहीं चल पाया था और इस वजह से वो मन ही मन बानी के लिए सजा तय कर रहा था। रात के समय अपार्टमेंट में डोर बेल की वजह से निधि दरवाजा खुलती है और सामने बानी को ड्राइवर की यूनिफॉर्म और लड़के के गेट पर देखकर हैरान हो गई थी। तभी बानी उसे कहती है, जितने को मैं फ्रेश होकर आऊं प्लीज मेरे लिए एक ग्लास ड्रिंक बनाकर रेडी रखना, और ये कहकर रूम में चली जाती है और फिर फ्रेश होकर बानी अपने लड़कियों वाले आदंज में आकर अपने लंबे बालों को अपने हाथों से जुड़ा करते हुए सोफे पर बैठ जाती है। तभी निधि उसके हाथ में ड्रिंक का ग्लास देकर बोली, जल्दी से बता, तो लड़का बनकर ये ड्राइवर को जॉब क्यों कर रही है? ताकि आरव खुराना की नजरों से बच सकूं। बानी ने ड्रिंक का ग्लास एक बार में पूरा पीकर निधि से कहा, जो उसके मुंह से आरव खुराना सुनकर सदमे में चली गई थी और चुप खड़ी थी। लेकिन तभी अपने मुंह से आरव खुराना का नाम लेते लेते सोफे पे गिरकर बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर बानी हैरान होकर बोली, यार पूरा गिलास तो मैंने पिता है, लेकिन ये क्यों बेहोश हो गई? चैप्टर 10, सांझ कपूर। तेरा दिमाग सच में खराब हो गया था जो तो खुद अपनी बर्बादी के पास चली गई। यार वो आरव खुराना है, तेरे गांव का कोई रामू काका नहीं, जिसकी आंखों में तू धूल डालने की कोशिश करेगी। है भगवान, मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं था जिसके साथ तूने वो कांड किया था, जिससे मैं तेरा मजाक उड़ाती थी। वो और कोई नहीं आरव खुराना है, मेरा डेविल बॉस। बानी, तू आरव खुराना को नहीं देखा है और न ही तू उसे अच्छे से जानती है। वो डेविल का डेविल बॉस है। कहते हुए निधि हैरानी से बानी को देखने लगी जो अब बड़े रिलैक्स होकर ड्रिंक पी रही थी। बानी, मैं तुझसे बात कर रही हूँ, निधि ने गुस्से में कहा। हाँ तो बोल ना, मैं सुन रही हूँ, बानी ने एक और गिलास में ड्रिंक बनाकर निधि को देते हुए कहा, जिसे निधि रिजेक्ट कर देती है और वही ये देखकर फिर से बानी पीने लगी। मैं अभी के अभी कबीर को मना कर रही हूँ कि तू ये जॉब नहीं करेंगी, समझी? निधि ने अपना फोन निकाला ही था जिसे बानी जल्दी से लेकर निधि को आराम से कहती है, यार तू इतना हाइपर क्यों हो रही है, बताया न? आरव खुराना बानी को ढूंढ रहा है, न कि बनी को, जो मैं हूँ उसकी कार ड्राइवर, जिसे मेरे बारे में पता नहीं चल सकता है। देख मेरे पास कोई रास्ता नहीं है और अगर मैंने अभी इस शहर से छोड़ने की जरूरत करी तो वो मुझे ढूंढ लेगा। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? आरव खुराना बानी को हर जगह यहाँ तक पूरे शहर में ढूंढेगा, लेकिन अपने आस पास नहीं और अपने आगे बैठ रहे ड्राइवर वाली सीट में भी नहीं, जो उसे उसकी मंजिल तक पहुँचाती है। आरव को नजर मैं सिर्फ एक लड़का हूँ, उसका कार ड्राइवर बनी न कि बानी, जिसका नाम वो दिन सही से नहीं लेता है, बस लहंगा चोली बोल बोल कर मेरा पता ढूंढ रहा है, ये कहते हैं। बानी हंस रही थी। निधि को जैसे ही होश आया था बानी ने सब कुछ निधि को बता दिया था कि कैसे क्या हुआ और कैसे अब आरव उसे ढूंढ रहा है। सारी बातें जानने के बाद तो निधि को बानी के लिए डर और उसकी फिक्र हो रही थी, क्योंकि आरव खुराना खुराना कौन है और क्या कर सकता है वो अच्छे से वाकिफ थी। बानी प्लीज, मुझे डर लग रहा है तेरे लिए,
बहुत खतरा है, निधि ने एक फिक्र और बानी को जॉब करने से मना करते हुए कहा। जिससे बानी ने कहा, मुझे पता है तुझे मेरी फिक्र है, पर तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है। बचपन से आज तक मैं खतरे में पड़कर ही आगे बढ़ी हूँ, और ये तो मेरी लाइफ के एक खतरा है जो एक दिन अपने आप आसमान में छाए हुए बादल की तरह साफ हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे बहुत नींद आ रही है। सुबह उस खड़ूस बोस के सामने मुझे फिर जाना है। और ये कहकर रूम में जाकर बेड पे धाड़म से गिर जाती है और वही निधि परेशान हो रही थी। अगले दिन बानी कार ड्राइव कर रही थी कि तभी एक कार अचानक से बीच में आकर बानी के सामने खड़ी हुई, जिसे देखकर बानी ने कार रोक दी। What happened? आरव ने बानी से पूछा कि उसने कार क्यों रोक दी, क्योंकि अभी उसकी नज़र सामने नहीं थी और आरव अभी अपने लैपटॉप लेकर बैठा हुआ था और कुछ तेज तेज टाइप कर रहा था। बॉस, वो सामने एक कार। बानी ने आरव को अपनी उंगली से आगे देखने की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि तभी आरव की तरफ सामने पड़ी और उसकी दोनों आईब्रो सिकुड़ गई। आरव एटीट्यूड में कार से बाहर आ जाता है, तभी सामने खड़ी हुई कार का दरवाज़ा खुला और उसके अंदर से आरव की उम्र के आस-पास का लड़का देखने में स्मार्ट और हैंडसम था, जिसे देखकर बानी के मन में लड्डू फूट गया, क्योंकि उसे आरव और कबीर के बाद वो हैंडसम लग रहा था जिसे वो अब कार से बाहर आकर खड़ी देख रही थी। आरव के पास वो लड़का बहुत एटीट्यूड के साथ खड़ा हो जाता है और आरव को देखकर बोलता है, मिस्टर आरव खुराना, ये ही नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सांझ कपूर है। सो व्हाट सांझ कपूर, तुमको कोई भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, आरव ने गुस्से में कहा।